हो गया रिविजन? ठीक है, तो देखो थोड़ा सा हम लोग रिकैप करते हुए आगे बढ़ते हैं। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हम लोगों ने पहले क्या देखा था, सॉल्ट जो भी लेते हैं वो 100% आयनाइज होगा, ठीक है। और सॉल्ट 4 टाइप का होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ जिसका pH 7 होता है, तो pH 7 इसका मतलब वो आगे और हाइड्रोलाइज, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट आगे हाइड्रोलाइज नहीं करता, नो हाइड्रोलिसिस, ओके। लेकिन बाकी जो तीनों पार्ट है वहाँ हाइड्रोलिसिस हो सकता है, चाहे वो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मिला हुआ सॉल्ट हो, या फिर वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का, या फिर वीक एसिड वीक बेस का। ऑलराइट, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या था, जैसे लेटर सपोज एक कोई एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये एग्जांपल कौन सा है, NH4Cl। NH4Cl दैट मीन्स वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, हाँ ठीक है। तो ये सॉल्ट जैसे ही पानी में दोगे वो कंप्लीटली इस तरह से डिसोसिएट हो जाता है, राइट, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग पार्ट से आया हुआ जो भी कॉम्पोनेंट होता है वो तो आराम से रह सकता है, हाँ, ये पार्ट लेकिन हाइड्रोलाइज करेगा, राइट, ओके। तो ये NH4+ क्या करता है, देखते जाना साथ में, पानी के साथ। अब NH4+ है तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए पानी से क्या चाहिए, OH-, ठीक है, H+। ऑलराइट, लेट अस सपोज ये यहाँ पर देखो गिवन क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, यही दिया हो सकता है, ठीक है। तो सॉल्ट जो भी था उसके हिसाब से, मोल के हिसाब से देख लो कितना कंसंट्रेशन आया, तो C आया है T = 0 पर। अब ये इक्विलिब्रियम है, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा, ठीक है। तो T = T इक्विलिब्रियम पर C1-, यहाँ अल्फा की जगह H यूज किया जाता था, राइट, ये CH ये CH, ठीक है। pH अगर आपको निकालना है सॉल्ट का, दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ H+ चाहिए, इसका मतलब हमें फाइनली क्या चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ H+, दैट मीन्स हमें C/H का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो C तो पता है हमें, H पता करना होता है, ठीक है, ऑलराइट। और देखो जब ये इक्विलिब्रियम पर हो रहा होता है तो अब यहाँ हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डिफाइन कर पाएंगे, राइट। तो वीक एसिड वीक बेस, हाँ गुड, वीक एसिड वीक बेस के केस में Ka Kb था, यहाँ KH था, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, वेरी नाइस, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है ये रिलेट होता था कहाँ से, NH4OH का Kb गिवन होगा, इस क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, NH4Cl का कंसंट्रेशन और NH4OH का Kb, ठीक है। तो इसका Kb का जब हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे NH4OH, फिर से है ना रिवर्सिबल साइन, NH4+ + OH-, वहाँ Kb डिफाइंड होगा। तो KH इंटू आप अगर Kb को मल्टीप्लाई करते हो तो यही आ जाता था Kw, है कि नहीं। दोनों इक्वेशन को लिखो, दोनों के K को जब आप मल्टीप्लाई करते थे Kw के बराबर हो जाता था, राइट। तो KH गिवन था नहीं, लेकिन Kb गिवन है, और 25 डिग्री सेल्सियस पे हमें Kw पता होता है, राइट। तो दैट इज हाउ KH का वैल्यू हमें पता है Kw/Kb, राइट, ओके। तो अब यहां से KH को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं कैसे, CH² अपॉन, हाँ, अपॉन 1 - H, C कैंसिल हो जाएगा, 1 - H ऑलमोस्ट हम लोग 1 के रेस्पेक्ट में H विल बी वेरी लेस, राइट, ओके, हाँ वेरी नाइस, CH²। तो H क्या हो जाएगा, √ओवर KH अपॉन C। तो देयरफॉर ये जो H था ये क्या हो जाएगा, √ओवर KH अपॉन C, ठीक है। KH को लिख देंगे KW अपॉन KB, है ना, ऑल राइट। तो CH जो है ये क्या आ जाएगा, CH ही है कंसंट्रेशन ऑफ H+, है ना, ठीक है। तो C इंटू KH को भी लिख दिया KW अपॉन KB, और यहाँ एक C है, हाँ वेरी नाइस। तो ये न्यूमरेटर में चला जाता था, राइट। अच्छा अब देखो इसका pH, अगर हम लोग pH का फॉर्मूला, यहीं से pH का फॉर्मूला फॉर्म निकालते थे, राइट। कंसंट्रेशन ऑफ H+ आ गया, नेगेटिव लॉग ले लो बोथ साइड, तो pH का फॉर्मूला यहाँ कुछ, हाँ 7 - pKb प्लस log C आया है ना, प्लस log C, ठीक है। ये देखो 7 में से ओवरऑल कुछ माइनस ही हो रहा है, दैट मीन्स pH विल बी लेस देन 7, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से हम लोगों ने वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से, हाँ ठीक है, तो वहां भी pH का फॉर्मूला आ गया था, पहले POH आया था, बिल्कुल सेम स्टेप से, वहां Kb की जगह Ka गिवन, हाँ 7+ आ गया था, ठीक है, ऑलराइट, ओके। अब यही जब वीक एसिड वीक बेस लिया जा रहा था तो H अपॉन 1 - H √KH आ जा रहा था, है ना, राइट। कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड ही नहीं कर रहा था, 1 के रिस्पेक्ट जब हम H को बहुत ही नेग्लेक्ट कर देंगे, दैट मीन्स यही H का वैल्यू क्या हो जा रहा था, √KH, है ना। और उस केस में KH किसके साथ रिलेट हो रहा था भाई, KH इंटू Ka इंटू KB KW के साथ रिलेट हो रहा था, राइट। तो यहाँ एक वीक पार्ट है तो एक ही मल्टीप्लाई हो रहा था KH के साथ, वहां 2 वीक पार्ट था, वीक एसिड भी वीक बेस भी, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहा था, हाँ हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पर 7+ आ रहा था या माइनस,
तो उसका तो कुछ नहीं, इधर कहाँ उसका 7 प्लस पीके प्लस ऑक्सी। पीके है या हाफ है? हाँ 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 एक हाफ होगा क्योंकि उसके साथ वो मल्टीप्लाई भी। हाँ हाँ, है ना, हाफ, इसके बाद के प्लस ऑक्सी। ये अभी हम लोग किसका देख रहे हैं, वीक एसिड वीक बेस का जो सॉल्ट था ना, वहां पर सी का कोई भी टर्म नहीं होगा। वीक एसिड और वीक बेस का तो वो log K into conjugate acid by salt। हाँ, लास्ट में इसका फाइनल हम लोगों ने पीएच का एक्सप्रेशन निकाला था क्या? एक निकाला था, देखो तो किधर है? वो होगा हाफ pKw प्लस pK माइनस pKd। हाँ गुड, तो अभी देखो मैं 7 के फॉर्म में लिख रही हूँ, हाफ ऑफ pKw मतलब 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb, देखो यही आया हुआ था ना, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये दोनों जो वीक एसिड वीक बेस हैं, अब वहां पर कंपीट होता है कि भाई Ka और Kb का वैल्यू क्या है, ठीक है। यहाँ पे जिसका थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा उसके हिसाब से 7 प्लस हो जाएगा या 7 माइनस वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। बट 7 के कंपेरेबल आता था, दिस वाज द मेन थिंग, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये ध्यान रखना, सब कुछ ही रिलेट होता है KW से, है ना। तो फिर जब भी हम लोग अगर कहीं हाफ हो रहा है तो वो पूरे में ही फिर हाफ मल्टीप्लाई करेंगे ना, हाँ, इस चीज को ध्यान रखना। ऑलराइट, अब देखो यहीं से हम लोग एक पार्ट को रिलेट करेंगे विच विल बी हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीवैलेंट अनायन, ठीक है। इस पार्ट को पहले मैंने सोचा था बाद में कर लेंगे, लेकिन एक साथ ही करते हुए फिर बफर में हम लोग एंटर करेंगे, ठीक है। डेरिवेशन को उतना जरूरत, ठीक है, देख लेंगे उसको भी, घबराओ नहीं, क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे, हाँ हाँ, क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे। अभी तक आई थिंक कितना टोटल क्वेश्चन आपने कितना अटेम्प्ट किया, अराउंड 50, तो 65, गुड, 65 बार। अच्छा, तो दैट मीन्स मतलब लगभग 50 क्वेश्चन तो फिर भी हो गया है, और इस 50 क्वेश्चन में आई थिंक आपका 3 क्वेश्चन पहले आपने भेजा हुआ था, 2 क्वेश्चन अभी आप बोल रहे हो, तो ओवरऑल 6-7 क्वेश्चन आपका अभी तक का डाउट है, राइट। एक साथ हम लोग इन सबको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ओके। अब देखो हाइड्रोलिसिस, इसमें पॉलीवैलेंट अनायन में आने से पहले थोड़ा हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे लेट अस सपोज अगर हमारा एसिड जैसा होता है ना कि नॉर्मल HCl है ना, ठीक है, या H2CO3 है, वीक एसिड है H2CO3, राइट। तो वीक एसिड H2CO3 और NaOH को मिलाता हुआ अगर हम लोग सॉल्ट बनाएं तो क्या क्या होगा? तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का होगा। हाँ, तो अभी क्वेश्चन इज अगर हम लोग NaOH और H2CO3 को मिलाएं तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? सोडियम बाइकार्बोनेट होगा और हाइड्रोजन वाटर होगा। हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा और वाटर होगा। अच्छा, जब आप बाइकार्बोनेट बोल रहे हो दैट मीन्स आप अभी क्या कर रहे हो, एक ही H+ अभी रिमूव कर रहे हो यहाँ से, है ना। तो इसका मतलब अभी आप इसमें क्या देख रहे हो कि ये जो वीक एसिड H2CO3 है, ये वीक एसिड जब टूटेगा तो HCO3 माइनस प्लस H+ बनाएगा, है ना। फिर से ये HCO3 और भी आगे डिसोसिएट करके CO3 माइनस और एक जो H है वो भी ये रिलीज कर सकता है ना। अच्छा, अब दोनों ही वीक है, राइट, वीक तो ये है, इनफैक्ट इसका और भी ज्यादा सप्रेस्ड होगा, राइट, ये जितना आएगा उसके हिसाब से ही H+, जैसे वो पॉलीप्रोटीन में था ऐसे वैसे ही होगा। और हमने ये देखा था कि ओवरऑल इसका वैल्यू बहुत ही ज्यादा होता है इसके रिस्पेक्ट में, तो केवल H2CO3 रहता तो यहाँ से भी हम लोग आंसर को रिलेट कर सकते थे, ऑलराइट, ठीक है। हाँ, वाटर का कंट्रीब्यूशन थोड़ा देख लेना, अगर वीक है तो कहीं उसके कंपेरेबल ना हो जाए तो फिर हमें H2O का भी जो कंट्रीब्यूशन है उसको काउंट करना होता था, राइट, ओके। अब देखो इस केस में जो आपने ये आंसर बताया, ये आंसर तो सही है, अब ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको अगर ये भी मिलेगा तो इसके साथ भी कंबाइन कर जाएगा, मतलब फिर वो NaCO3 को फिर से डिसोसिएट करेगा। हाँ, मतलब सिंपल देखो, ये आयन है Na+ है तो यहाँ से एक बन रहा है सॉल्ट, दूसरा अनायन है NaOH है, दूसरा भी तो सॉल्ट बन सकता है Na2CO3 होता तो है, बात समझ में आई ना।
ठीक है, ओके। तो अब ये क्वेश्चन है कि भाई इसमें से हाइड्रोलाइज कौन कौन करेगा, दोनों ही सॉल्ट है, ठीक है, ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब देखो अच्छा, वो जो Na2CO3 से Na2CO3 हो रहा है उसको भी दिखाना भूल गया। अच्छा देखो, ये दोनों ही पार्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि एसिड से ये दो टाइप का अनायन आ रहा है, ठीक है। लेट इज सपोज हमारा एसिड कुछ ऐसा CH3COOH टाइप का होता तो एक ही सॉल्ट आता CH3COO पॉइंट क्लियर है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ क्योंकि एसिड का ये नेचर है कि ये मल्टीपल H+ दे सकता है तो वो तो स्टेप वाइज देता है, तो यहाँ पे मल्टीपल स्टेप आएंगे, उसकी वजह से मल्टीपल अनायन आएंगे, उसकी वजह से सॉल्ट भी डिफरेंट आ सकता है। CH3COONA टाइप का केवल एक ही नहीं आएगा, पॉइंट क्लियर है ना, ठीक है, ऑलराइट। अब देखो Na2CO3 को अगर आप देखोगे तो Na2CO3 के पास क्या है भाई, अगर ये टूटेगा तो अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री 2Na+ पानी में जाएगा और CO3 2- पानी में रहा, ठीक है। तो ये जो CO3 2- है, अब ये तो हाइड्रोलाइज करेगा, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस इसका आप हाइड्रोलाइज कर लो और KH डिफाइन करके आगे का काम कर ले, जो हम लोगों ने अभी तक किया था, ठीक है। बट इसका जो जैसे हाइड्रोलाइज करोगे तो ये HCO3- आपको दिख रहा है ना इक्वेशन में। अब ये HCO3- की क्या क्या कैपेबिलिटी है, देखो ये HCO3- फर्दर एक H+ रिलीज कर सकता है, एक रिलीज कर सकता है ना। तो ये क्या हो रहा है, आयनाइजेशन हो रहा है। क्या ये आयनाइजेशन CO3 2- में पॉसिबल है क्या, वो एसिड की तरह बिहेव कर सकता है? नहीं, कैसे? इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, राइट। लेकिन क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है तो ये आयनाइज हो सकता है और आगे एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, राइट, ठीक है, ओके। अब यही HCO3- इसकी एक और चांस है कि भाई ये क्या कर ले, ये हाइड्रोलाइज हो जाए, ठीक है। हाइड्रोलाइज हो जाएगा, दैट मीन्स पानी के पास जाए और ये काम कर ले, दिख रहा है क्या, ठीक है। तो एक में ये HydroLYSIS हाइड्रोलिसिस, HCO3- एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है, HCO3- हाइड्रोलाइज भी कर रहा है और यहाँ से OH- रिलीज हो रहा है, बात समझ में आई। तो अगर कहीं भी इस तरह का अनायन हो, ठीक है, जो कि दोनों ही काम कर सके, ठीक है, मतलब उसके पास H होना चाहिए, तभी तो वो आयनाइज करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्योंकि ये क्या कर रहा है, आयनाइज कर रहा है ना, तो कुछ Ka डिफाइन होगा, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ KH डिफाइन होगा, बात समझे ना, ठीक है। KH अगेन Ka से रिलेटेड होता है, KH Ka से रिलेटेड होता है, बात समझे। तो इस पॉइंट को हमें यहाँ पर रिलेट करना होता है, वहां से फिर pH इनका हम निकाल पाते हैं, ऑलराइट, ठीक है। पॉइंट समझ गए ना, पहले ये पॉइंट समझे, ये आयनाइज नहीं करेगा, केवल हाइड्रोलिसिस होगा इसका, हाइड्रोजन नहीं, हाँ, लेकिन दूसरा जो अनायन होगा इसका हाइड्रोलिसिस होगा, बात समझे। तो अगर कहीं जो आयनाइजेशन में टेक प्लेस कर रहा है उसका ही तो हाइड्रोलाइसिस भी होगा, जो आयनाइजेशन में टेक हाँ, वेरी नाइस, देखो HCO3 अगर आप दे रहे हो तो यहाँ पर HCO3- आयन है, दैट मीन्स ये आगे हाइड्रोलाइज कर सकता है और आयनाइज भी कर सकता है। Na2CO3 है, सीधे सीधे हमें क्या देखा, CO3 2- है इसके पास, तो ये मेनली हाइड्रोलाइज करेगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, बात समझे, ठीक है। तो यहाँ केवल सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा, दिस इज द मेन पार्ट। लेकिन जहां अगर सॉल्ट के पास H प्रेजेंट है, सॉल्ट का जो अनायन है, हाँ, वो आयनाइज भी हो जाएगा, वो हाइड्रोलाइज भी हो सकता है, ठीक है, ऑलराइट। तो इसका pH हम डिफरेंट तरीके से निकालते हैं, ये पॉइंट मेन है। तो पहले हमें ये देखना होगा ना कि कौन हाइड्रोलाइज भी कर रहा है और आयनाइज भी कर रहा है, ऑलराइट, ओके। चलो अब इसी चीज को आराम से कैसे हम लोग रिलेट करें, ठीक है। अभी तो हम लोग देख रहे थे कि भाई कहाँ हम लोग पहचानेंगे, कैसे क्या क्या हो सकता है, ये सारा पॉसिबिलिटी देख रहे थे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं
लेट अस सपोज हम लोग H2CO3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास H2CO3 है तो ये क्या है, वीक एसिड, वीक एसिड है केवल, तो ये तो केवल आयोनाइज ही करेगा, है ना। अच्छा, अब इतना बड़ा सा ये टर्म ना लिख के हम लोग अभी थोड़ा इसको शॉर्ट कर ले रहे हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, -H+ मतलब आयनाइज कर रहा है ये, है ना। और ये इसका कौन सा Ka कहलाएगा, Ka1, है ना, -H+ हो गया तो HCO3- हो गया, ऑलराइट, ठीक है। ये HCO3- वापस से क्या H+ रिलीज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो अब ये जो दूसरा वाला कहलाएगा यही तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड Ka2 कहलाएगा, ठीक है। CO3 हो गया। अच्छा, अब बताना क्या ये फर्दर आयनाइज कर सकता है, नहीं, वेरी नाइस। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, अब ये CO3 जब वापस जा रहा है तो इसका मतलब पानी से H+ ले रहा होगा, तो हाइड्रोलिसिस हो रहा है ना, और ये इसका फर्स्ट हाइड्रोलिसिस है, फर्स्ट हाइड्रोलिसिस है, ऑलराइट। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज, इसको थोड़ा ध्यान से रिलेट करना, CO3 जब हाइड्रोलाइज करेगा मतलब पानी का ब्रेकडाउन होगा तो HCO3- प्लस OH- रिलीज होगा। तो इसका जब हम KH लिखेंगे तो KH में न्यूमरेटर में HCO3- होगा इंटू OH- अपॉन CO3 ऑलराइट, ओके ओके। तो इसको जब हम लोग यहाँ पर हम लोग KH1 डिफाइन करेंगे, राइट, जब ये इक्विलिब्रियम पर होगा, ठीक है, ऑलराइट। अब एक्चुअली हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं, इसका ये KH1 कौन से Ka से रिलेटेड है। अभी तक तो सिंगल सिंगल हमारा मोनोप्रोटिक एसिड था, मोनोप्रोटिक बेस था, तो KH इंटू Ka इक्वल्स टू KW कर ले रहे थे, है ना। लेकिन इस केस में कहां से हम लोग रिलेट करेंगे भाई, तो Ka वाला एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो क्योंकि ये डाइप्रोटिक है तो 2 Ka आएगा, यहाँ Ka1, है ना, फिर HCO3- H+ प्लस CO3 ये होगा Ka2, है ना। अब एक बात बताना थोड़ा, इस एक्सप्रेशन को और इन दोनों एक्सप्रेशन को देख के आप थोड़ा ये रिलेट कर पा रहे हो क्या कि ये KH इंटू कौन सा Ka को मल्टीप्लाई करें तो KW आ जाएगा, Ka1 को या Ka2 को किसको मल्टीप्लाई करें, थोड़ा ये सोच। वेरी नाइस, वेरी नाइस, समझ गया ना, ठीक है। तो कैसे देखे भाई, अच्छा ये दोनों चीजें, हाँ ये दोनों चीज कैंसिल होना चाहिए, है ना। तो ये दोनों चीज किसमें भाई, दूसरे वाले में, ठीक है। तो KH1 कौन से Ka से रिलेटेड है भाई, तो KH1 इंटू K, वेरी नाइस, A2 इक्वल्स टू KW, पॉइंट समझ गए क्या, ठीक है। तो इसका जो KH1 होगा ये KW अपॉन Ka2 होगा, राइट, ठीक है, ऑलराइट। अब देखो ये फिर से हाइड्रोलाइज कर सकता है, KH2 हो जाएगा, KH2 हो जाएगा, और ये जो KH2 होगा ये किसके इक्वल होगा भाई, KW बाय Ka1, पॉइंट समझे, ऑलराइट। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ से हम लोग थोड़ा एक पॉइंट रिलेट कर रहे हैं, ये सारा पॉइंट समझ गए ना, ठीक है, ऑलराइट। अब देखो H2CO3 का कभी भी हमें pH निकालना होगा, अब ध्यान देना, सीधे सीधे हम लोग पॉइंट पे आ रहे हैं, ठीक है, यही पॉइंट हम लोग यूज करेंगे। H2CO3 का कभी भी हमें pH निकालना होगा तो अकॉर्डिंग टू वीक एसिड का जो भी फॉर्मूला है वो हम लोग यूज करेंगे, मतलब वीक एसिड की तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसका अगर सॉल्ट होगा, मतलब Na2CO3 अगर हमारे पास गिवन होगा तो उसका pH केवल, हाइड्रोलिसिस हो रहा है ना ये, तो केवल KH1 को लेके हम लोग कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि KH2 जो होगा ना, अगर यहाँ से आप ये पार्ट देखोगे, ये पार्ट, तो ये एक्चुअली बहुत ही कम हो रहा होगा इस जगह से, बात समझे। तो मेनली KH1 से हम लोग निकाल लेते हैं, ऑलराइट। अब अगर पूछ दे हमें कि भाई आप NaHCO3 का निकालो, तो ये इंटरमीडिएट है ना ही ये वीक एसिड है, ना ही ये केवल हाइड्रोलाइज होगा, ठीक है। केवल आयनाइजेशन इधर से हम लोग निकाल लेंगे, केवल हाइड्रोलिसिस KH1, इसमें भी देखो Ka1 Ka2 है, Ka1 के हिसाब से हम लोग ले लेते हैं, Ka1 के हिसाब से ले लेते हैं, ठीक है। इस केस में देखो pH क्या आता है, आयनाइज हो रहा है तो Ka2 है, और हाइड्रोलाइज हो रहा है तो Ka1 है, पॉइंट समझे क्या, ठीक है। तो ये जो है इसका दो नेचर है, एक आयनाइज हो रहा है, दूसरा हाइड्रोलाइज हो रहा है, ठीक है। तो दोनों में कौन कौन सा Ka यूज हो रहा है ये देख लो, जो भी Ka यूज हो रहा है उसका नेगेटिव लॉग ले लो, मतलब pKa प्लस pK2
pKa1 प्लस pKa2 उसका एवरेज ले लो, वही होगा pH। बात समझे क्या? ठीक है, तो इसका मैं डेरिवेशन एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये पार्ट हो सकता है आपका फेस टेस्ट सब में हो सकता है आ जाए। ठीक है, पहले पॉइंट समझ गए ना? अभी मैं फिर से बोल दूंगी वो पार्ट, अब घबराना मत। ठीक है, इस केस का केवल वीक एसिड, इस केस का केवल सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, लेकिन इंटरमीडिएट जो हो गया, जो कि आयनाइज भी हो रहा है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो Ka2 Ka1/2। ऑलराइट, तो pH जो आएगा वो होगा pKa1 प्लस pKa2/2। किसका pH है भाई? ये pH है पॉलीवैलेंट, हाँ HCO3 माइनस, अगर NaHCO3 दे दिया गया तो इसका pH ऐसे निकालें। हाँ बिल्कुल, उसका भी अभी हम लोग देखेंगे, पहले ये समझ गए ना? ठीक है, इसको अलग से कोई शेप वेप में लिख लेना। ठीक है, ठीक है, ये चीज बस ध्यान रखना, एरो के लिए ये बता रही हूँ, क्योंकि इधर से हम लोगों ने क्या लिया? आयनाइजेशन, है ना, वीक एसिड इस तरफ है, और इधर से हम लोगों ने क्या लिया है? हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ओके। अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो यहीं से हमारा आंसर होगा। ठीक है, मेन पॉइंट समझ गए? ओके, आगे बढ़े। चलो, अभी आपका क्वेश्चन अब आंसर होगा। आपने कहा कि भाई अगर हम लोग H3PO4 का एग्जांपल ले लें तब हम लोग कैसे देखेंगे। ठीक है, तो केवल अगर अभी आयनाइजेशन पार्ट देख रहे हैं तो -H+ कर दो, क्या हो जाना है बोलो? H2PO4-। वेरी नाइस, फिर से ये और आयनाइज हो सकता है क्या? ठीक है, -H, वेरी गुड। तो ये बताओ क्या बन गया इस बार नेक्स्ट आयन? वेरी गुड, HPO4 फिर से ये आयनाइज हो सकता है। वेरी नाइस, क्या अब ये फर्दर आयनाइज होगा? ऑलराइट, तो रुक जाते हैं। ओके गुड, तो देखो ये जो वीक एसिड है, ये केवल वीक एसिड वाला पीएच का फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ। नहीं नहीं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये देखना, ये हम लोग ये लेके काम नहीं कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना। यहाँ हम लोग ये देख रहे हैं, थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर H3PO4 का हमें पूछ दे कि भाई पीएच निकालो, तो वीक एसिड के हिसाब से हम निकालेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास क्वेश्चन में डिफरेंट क्वेश्चन है, अब ये सेम क्वेश्चन नहीं है, डिफरेंट क्वेश्चन अगर है, पीएच कैलकुलेट पीएच ऑफ Na3PO4, तो अब अकॉर्डिंग टू दिस निकालेंगे, जहां पर ये केवल हाइड्रोलाइज हो रहा है, राइट। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस केवल हम लोग करेंगे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा केवल इसका। बात समझे क्या? ये केवल आयनाइज हो सकता है, वीक एसिड है, ये केवल हाइड्रोलाइज हो सकता है, सॉल्ट है। तो उसका पीएच कैसे निकालें? अच्छा, Na3PO4 का कैसे निकालोगे? Na3PO4 में क्या होगा, पहला वाला जो भी KH होगा ना, जैसे यहाँ देखो, पहले ये बताओ H3PO4 का कैसे निकालोगे pH? हाँ, गिवन कंसंट्रेशन रहेगा, Ka1 Ka2 Ka3 तीनों गिवन होगा, तो कौन सा Ka आप कंसिडर करके आगे बढ़ोगे? A1 जो होगा उसको। हाँ, क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा होगा, आगे का तो और सप्रेस कर देगा। सेम कहानी इधर भी होता है, PO4 3- का जो फर्स्ट KH1 होगा ना, बस वही सबसे ज्यादा होगा। वेट 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 वेट, ये चीज अब हमें रिलेट करना। वेरी नाइस, KH1 Ka1 से रिलेटेड नहीं होगा, ये रिलेटेड होगा 3 से, समझ रहे हो ना? हाँ, जिसमें PO4 3- हो और ये पार्ट हो, तो ये तो किस में होगा? थर्ड वाले में होगा। रिलेट कर लिया ना? लिखने की जरूरत है क्या मुझे ये? ठीक है, वेरी नाइस, ये पॉइंट यही था ना। ठीक है, तो उधर से उसका पीएच निकल के आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, H1 से। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इसका जब हम पीएच निकालेंगे तो लिख लेना, अगर आप लिखना चाहते हो तो यूज KH1। ठीक है, और KH1 क्या होगा? KW/Ka3। ऑलराइट, ठीक है, यहाँ वीक एसिड है तो क्या करोगे? यूज Ka1 और कैलकुलेट पीएच, है ना। ठीक है, जो फॉर्मूला है वीक एसिड का सेम यूज करते हुए आप एक्सप्रेशन लिख के भी कर सकते हो, इट इज इजी ना। ठीक है, वो हो जाता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो गुड, तो ये दो पार्ट पहले हमारा शॉर्टेड हो गया, समझ रहे हो ना? ये अलग अलग क्वेश्चन है, 4 अलग अलग क्वेश्चन एक साथ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन आ गया आगे का कि भाई आप मुझे Na2HPO4
उसका आप pH बता दो तो उसका फॉर्मूला अलग होगा, NaH2PO4 का फॉर्मूला बता दो, pH बता दो तो उसका जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो डिफरेंट होगा। बात समझे? अब हमें ये पहचानना यहाँ जरूरी हो जाएगा क्योंकि केवल दो ही Ka नहीं है कि दोनों को लिख के हाफ कर दिया, यहाँ पर Ka1, Ka2, Ka3 अलग अलग है, तो हमें पता करना होगा कि कहाँ पर A1 A2 लेंगे, कहाँ पर A2 A3 लेंगे। इंपॉर्टेंट है ना ये, ठीक है? वो जो HPO4 माइनस है, अगर उधर Ka2 Ka3 ले लेंगे और H2PO4 के लिए Ka1 Ka2 ले लेंगे तो हाँ हो जाएगा। ठीक है, चलो बिल्कुल सही। अभी हम लोग चेक कर लेते हैं इस पार्ट को, समझ गए ना? इसका लिख दिया, पहला आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka1, दूसरा Ka2, तीसरा Ka3 लिख दिया अभी, ठीक है? ऑल राइट, ओके। अभी इधर से हम लोगों ने ये देख लिया कि ये KH1 होगा यहाँ, और KH1 किससे रिलेटेड होगा? Kw अपॉन Ka3, ठीक है? दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, ठीक है? ओके, यहाँ देखो जब ये इधर जाएगा तो KH2 लिखाएगा इसका, है ना? और इसका क्या लिखाएगा? KH3, राइट? ओके, तो अभी इस केस में ये तो हो जाएगा Kw अपॉन Ka2, H2 वाला, राइट? ओके, KH3 हो जाएगा Kw अपॉन Ka1 में ये दोनों रहेगा, है ना? है ना? H3PO4 का जब डिसोसिएशन Ka1 लिखोगे तो दिस प्लस H प्लस, है ना? ओके ओके, ठीक है? अच्छा, अब हम लोगों ने कैसे देखा था, अभी थोड़ा यहाँ से रिलेट करना है, ओके? जिस भी सेंटर वाला, मतलब अगर वो केवल सॉल्ट हाइड्रोलाइज नहीं कर रहा है, केवल वीक एसिड की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो आयनाइज भी हो रहा है, वो हाइड्रोलाइज भी हो रहा है, ठीक है? तो आयनाइज में कौन सा Ka यूज हो रहा है, हाइड्रोलाइज में कौन सा Ka यूज हो रहा है, ये हमें यूज करना है। ऑलराइट, ओके। तो देखो, अगर हम लोग अभी देख रहे हैं Na2HPO4 का pH, तो आयनाइज में Ka3 यूज हो रहा है और हाइड्रोलाइज में, हाइड्रोलिसिस में Ka2 यूज हो रहा है। ऑलराइट, अब अगर हमें pH निकालना है NaH2PO4 का, तो देखो आयनाइज में Ka2 यूज हो रहा है, हाइड्रोलिसिस में Ka1 यूज हो रहा है। बात समझ गए, ठीक है? तो अब pH ऑफ NaH2PO4 है ना, ये वाला है, ठीक है? ध्यान से देख लेना, एवरेज हो जाएगा किसका? pKa2 और pKa1 का, ठीक है? एवरेज ले रहे हो तो बाई 2 कर दो। ऑलराइट, ठीक है? pH अगर हम लोग निकालें Na2HPO4, यही होगा ना, Na2, हाँ बस, तो pKa3 और Ka2, तो पहले Ka2 लिख लेते हैं फिर pKa3, है ना? तो देखो अभी यहाँ पर जो भी pKa का वैल्यू होगा आपको थोड़ा सोच के फिर सेलेक्ट करना होगा, केवल 2 था तो फिर कोई बात ही नहीं है, Ka1 Ka2 बाई 2 कर दो, ठीक है? बट ये सिंपल है ना, आयनाइज हाइड्रोलाइज, बस, ठीक है? इन दोनों का तो हमें पहले से ही पता है, यहाँ पर Ka1 के हिसाब से, यहाँ पर KH1 के हिसाब से pH निकलेगा। ऑलराइट, ठीक है? दिस वाज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? लेकिन ये ना आने का क्वेश्चन, मतलब चांस जो है वो थोड़ा कम है, ठीक है? जनरली टेस्ट वेस्ट में हो सकता है, किसी कोई टेस्ट अगर होता है ना जहाँ पर भी आप पढ़ रहे होते हो, तो कई बार टेस्ट में 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, तो अब पहले के टाइम पे थोड़ा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था, तो इसलिए इस पार्ट को करते हुए अब हम लोग आगे चल रहे हैं बफर की ओर। ऑलराइट, ठीक है? तो बफर सॉल्यूशन देखो क्या है, बफर सॉल्यूशन का काम मुझे लगता है आपको पता है, बताओगे क्या इसका काम क्या है? तो ब्लड में कुछ ऐसा वैसा करता है, मतलब अगर हाँ, ब्लड इज अ बफर सॉल्यूशन, हाँ हाँ, एसिडिक हो जाता है तो ब्लड में कुछ इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए। अच्छा देखो, एसिडिक सॉरी बफर सॉल्यूशन एक्चुअली क्या होगा, ऐसा सॉल्यूशन है ये जिसमें अगर आपने थोड़ा अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया है ना, या थोड़ा अमाउंट में आपने स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया है, ठीक है? तो अगर आप एसिड डालोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो आप सोचोगे pH कम हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड अगर आपने किसी भी सॉल्यूशन में अगर ऐड कर लिया तो आपके हिसाब से pH कम हो जाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस किसी भी सॉल्यूशन में आपने ऐड कर दिया तो pH शुड इंक्रीज। बफर क्या करता है, pH के चेंज को रेजिस्ट करता है। ऑलराइट, हाँ रेजिस्ट करता है, ये ध्यान रखना। अगर आपको कोई खींच रहा है चलो इधर चलो, लेकिन आप रेजिस्ट कर रहे हो सकता है आप उधर जा रहे होगे लेकिन धीरे धीरे जाओगे। हाँ हाँ इक्वेशन होता है,
ठीक है। तो फिर वो तो रेजिस्ट करता है, तो फिर वेट रेजिस्ट करता है, वो स्टॉप नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना है ना। आपने अगर कुछ आपने कुछ कंसेंट्रेशन अगर ऐड कर दिया तो आपके हिसाब से अगर वो पीएच गिर जाना चाहिए था -1 से, तो -1 ना गिर के कुछ एक रेंज में ही ऊपर रहेगा, ठीक है। तो भाई कुछ तो हो रहा है विद इन द सॉल्यूशन, है ना। उसी चीज को अगर हम लोग देख लेंगे तो बस काम हो जाएगा। इसका देखो जनरली यूज कहाँ होता है, हमारा जो ब्लड होता है ना, ये बफर सॉल्यूशन होता है। दैट मीन्स अगर आपने कुछ ऐसा खा लिया, थोड़ा एसिडिक एनवायरनमेंट अगर आ गया बॉडी में, तो ब्लड हमारा मेंटेन कर सकता है उस चीज को। दिस इज द एबिलिटी। सॉइल में भी उनका जो पीएच, मतलब वो भी मतलब पीएच वैसे उनका थोड़ा, हाँ पीएच वैसे उनका सॉइल का भी थोड़ा बेसिक होना चाहिए, हल्का सा, बिल्कुल 7 के पास में, ठीक है। हमारा भी स्लाइटली बेसिक होता है, 7.4, ठीक है। इसके आसपास ह्यूमन का जो ब्लड होता है ना, उसका पीएच होता है, ठीक है। थोड़ा रेंज होता है उसका, लेकिन लगभग आप 7.4 सेफली बोल सकते हो। ऑलराइट, ठीक है। तो अब मान लो कुछ ऐसा हो गया कि भाई थोड़ा अमाउंट ऑफ बेस ज्यादा हो गया, तो भी वो उसको क्या कर लेगा, आपस में थोड़ा बैलेंस करके, थोड़ा टाइम लगेगा और फिर लेकिन ठीक हो जाएगा। बात समझे, ठीक है। ऐसे कुछ सोल्यूशन की हमें जरूरत पड़ती है एक्चुअली इंडस्ट्रीज में भी। जैसे लेदर का कुछ भी बनता है ना, लेट अस सपोज लेदर का बेल्ट भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, राइट, ठीक है। उसमें मतलब रहते हैं कुछ फ़ायदे रहते हैं उसको, ठीक है। तो बहुत सारे लोग लेदर के बेल्ट को यूज़ करते हैं। उसमें एक ऐसा प्रोसेस होता है ना कि जब उसका पीएच एक रेंज में ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसी रेंज में वो जब काम करेगा, उसको जब वॉश किया जाता है एक्चुअली, थोड़ी देर तक सोल्यूशन में डाल के रखा जाता है, ठीक है। तो वो सोल्यूशन मतलब बेस्ट रिजल्ट देता है, बेहतर क्वालिटी आता है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा जगह हो सकता है जहाँ पर कि पीएच रेंज हमें क्या होना, रेस्ट्रिक्टेड चाहिए। तो रेस्ट्रिक्टेड पीएच में इसका मतलब आपको क्या करना होगा भाई, कहीं पर कुछ वो एसिडिक ना हो जाए, बेसिक ना हो जाए, तो बेटर ना कि आप बफर टाइप का बना लो, उसी पीएच रेंज का बफर, उसको यूज कर लो, ठीक है। तो वो अब उस सॉल्यूशन की क्वालिटी हो जाएगी कि वो ना थोड़ा कुछ पीएच में चेंज थोड़ा बहुत आ भी रहा है, तो वो उसको थोड़ा खुद में मिटिगेट कर सकता है, मिनिमाइज कर सकता है, उसको इन अ लिमिट रख सकता है। वही तो मैं बता रही हूँ अभी कि भाई कुछ जगह ऐसा, जैसे एक एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने बेल्ट को लेके, है ना, जो कि हम लोग यूज करते हैं, हम लोग रिलेट कर सकते हैं वहां से, ठीक है। अच्छा, अब देखो जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना, जैसे अभी आप जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, एक्चुअली वो आपका प्रोफेशनल कोर्स होगा, है ना। तो टारगेट क्या होता है इस पढ़ाई के बाद कि आप प्रोफेशन में जब आगे जाओगे, ठीक है, आगे जिस भी जगह जाओगे, तो आपके पास कुछ वो एबिलिटी होगी कि भाई उस प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो आप आराम से समझ पाओगे, रिलेट कर पाओगे चीज़ों को, उस डायरेक्शन में जा पाओगे। बात समझ आई, ठीक है। तो अगर आप इंडस्ट्री में गए, लेट अस सपोज किसी केमिकल फैक्ट्री में गए, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे। लेकिन अगेन फर्टिलाइजर, कोई एक फर्टिलाइजर का अगर इंडस्ट्री है, कोई एक लेट अस सपोज दूसरा कोई इंडस्ट्री है जो कि हो सकता है मेटलर्जी या कुछ और चीज़ यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन बहुत जगह यूज हो सकते हैं, ठीक है। अब उसमें से कोई एक जस्ट प्रोसेस होगा जहां पर बफर यूज हो रहा होगा, तो हमारा ये सोल्यूशन, ये टॉपिक यूज वहीं पर होगा। लेकिन क्योंकि अभी ये चीज आपको पता है ना, तो लेट अस सपोज वो 10 साल बाद भी आपका यूज होगा ना, तो यू कैन इजिली रिलेटेड टू दिस थिंग कि हाँ ऐसा कुछ चीज होता है। बात समझे, ठीक है। लेकिन अभी वो प्रैक्टिकल चीज अगर आप सोचोगे कि भाई ये कहाँ यूज हो रहा है, तो आप उन पर्टिकुलर चंक्स ऑफ वर्क भी जाना पड़ेगा, है कि नहीं, ठीक है। तो इसी वजह से प्रोफेशनल चीजों में जो भी यूज हो सकता है नॉर्मली, वो सब बेस बताया जाता है, राइट, ठीक है। तो आगे भी अब आप जब जाओगे तो जो भी रिलेटेड मैथमेटिक्स है या रिलेटेड जो भी टूल्स हैं, वो सारे कुछ बताते जाते हैं। अब तो ऑटोमेशन काफ़ी ज़्यादा आ गया है, तो उसके रिलेटेड बहुत सारे मतलब कोड्स होते हैं जिनको कि भाई पढ़ना होता है, क्योंकि भाई आगे जाके मशीन काम करेगा, आप क्या करोगे, कोड फीड करोगे, या आपको वो कोड पता होना चाहिए कि भाई हाउ टू टैकल दैट थिंग। तो वो सारी चीज़ें ज़्यादा बताए जाते हैं, ठीक है, ओके। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर रिलेटेड। तो ओवरऑल ये बफर काम कैसे करता है या व्हाट इज इट्स पर्पस, इट रेजिस्ट, ध्यान रखना स्टॉप नहीं करता, चेंज इन पीएच, ठीक है। एक रेंज में ये बढ़िया काम करता है, ठीक है। एक रेंज अगर आप दे दो, ऐसा सॉल्यूशन बना लो, अब ये उस रेंज को मेंटेन करके रख सकता है। दिस इज इट्स मेन पर्पस, ठीक है। और इसका यूज आता है, इसका प्रैक्टिकल यूजेबिलिटी बहुत अच्छा खासा है, ठीक है, ओके। अब देखो इसको बनाने का डिफरेंट तरीका है, लेकिन उस तरीके के हिसाब से ना पढ़ के हम लोग इसके कितने टाइप है, जैसे सॉल्ट का हम लोगों ने देख लिया ना, 4 ओवरऑल टाइप। लेकिन आपको अगर मैं अभी और बताऊंगी ना, तो आपको रिलेट होगा कि हाँ सॉल्ट तो ऐसा भी होता है। नॉर्मल सॉल्ट अगर हो जाए NaCl टाइप का, है ना, इस तरह का, राइट। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो सकता है, हाँ डबल सॉल्ट हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसे भी मतलब कॉम्प्लेक्स का ही और मतलब एग्जाम्पल होता है, ठीक है। और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जैसे CaOCl2, कैटायन तो एक ही है, एनायन 2 डिफरेंट है। ऐसे कई एनायन एक, लेकिन 2 डिफरेंट, ठीक है। तो वो पार्ट सॉल्ट का हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं मेनली, हाँ, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आता है ना, वहाँ पर मेनली वो सब टाइप ऑफ सॉल्ट पढ़ते हैं, ठीक है। हमारे लिए जो सॉल्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट था
वो सॉल्ट हमने यहाँ देखा, ठीक है। लेकिन जो भी सॉल्ट, जैसे अगर मान लो कि कोई कम्प्लेक्स है वो वीक की तरह अगर बिहेव करे, उस तरह से कहीं कुछ आ रहा है, तो वो उसको उस तरह से आगे देखा जाएगा, राइट। बात समझे, तो चीज़ें यही यूज़ होगी, ऑलराइट। बिल्कुल इसी तरह बफर में दो टाइप में डिवाइड करती हूँ मैं, ठीक है। एक है एसिडिक बफर, ठीक है। दूसरा जो बफर का टाइप होगा वो होगा कौन सा बफर, बेसिक बफर। एक एसिडिक है तो दूसरा बेसिक, यहाँ तो हम लोग यही पढ़ रहे हैं इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। ओवरऑल एसिड बेस सॉल्ट टाइप का ये चैप्टर फील लेता है ना, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम धर के यूज हो रहा होता है इसमें, है ना, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम तो है क्योंकि आयंस का इक्विलिब्रियम देख रहे होते हैं, तो ओवरऑल हम लोग एसिड बेस सॉल्ट का बात करते हैं और केमिकल इक्विलिब्रियम को यूज करते हैं, है ना। दैट्स हाउ इट इज आयनिक इक्विलिब्रियम। तो ओवरऑल आयनिक इक्विलिब्रियम हम लोग एसिड बेस सॉल्ट को ही तो एनालाइज कर रहे होते हैं मोस्टली, है कि नहीं, ठीक है। ओके, तो एसिडिक बफर, देखो इस नाम का भी क्या फायदा होता है ना, एसिडिक बफर में क्या होगा, आप वीक एसिड ले लो, ठीक है, और सेम वीक एसिड, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, जो भी वीक एसिड आपने यहां लिया है, सेम वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट ले लो। बात समझे, ये दोनों जब प्रेजेंट रहेगा एट अ टाइम कहीं पर, और वो जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो आपका एसिडिक बफर कहलाता है, ऑलराइट, ठीक है। ओके, इसके पीएच के बारे में आएंगे तो फिर वहां पर और भी कुछ, या फिर जब क्वेश्चन भी करेंगे ना तो वहां हमारे पास वैल्यू होता है कि अच्छा इसका पीएच रेंज कहाँ से कहाँ तक है, रेंज भी हम लोग निकाल पाते हैं कि इसका पीएच रेंज बताओ कहाँ से कहाँ तक होगा, ठीक है। तो वो रेंज हम लोग यहाँ से बता सकते हैं, ऑलराइट। उसमें हम लोग थोड़ी देर बाद आते हैं। बेसिक बफर बिल्कुल सेम तरीके से, बेसिक बफर है तो वीक बेस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वीक बेस प्लस ये जो वीक बेस है, ये सेम वीक बेस यहाँ भी होना चाहिए, ये ध्यान रखना, यहाँ पर वीक बेस हम बदल नहीं सकते, ठीक है। प्लस कोई भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो और इसका सॉल्ट ले लो, तो ओवरऑल सॉल्ट प्लस वीक एसिड या सॉल्ट प्लस वीक बेस आप ले लो, लेकिन सॉल्ट और वीक बेस में जो बेस वाला पार्ट है वो सेम होना चाहिए, सॉल्ट और वीक एसिड में जो वीक एसिड वाला पार्ट है वो सेम होना चाहिए, ऑलराइट, ठीक है। तो जैसे एक एक एग्जाम्पल अगर हम लोग अभी लें तो हम लोगों का एग्जाम्पल क्या था, CH3COOH, ठीक है। तो सेम वीक एसिड मतलब CH3COOH और स्ट्रॉन्ग बेस हम लोगों ने NaOH माना हुआ था, राइट, प्लस NaOH, ठीक है। तो अब यहाँ से जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट एक्चुअली क्या है, CH3COONA, है कि नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो हम लोगों ने यूज किया था, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो सॉल्यूशन में ये दो चीज होना चाहिए, CH3COH और CH3CONA, ऑलराइट, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन बफर की तरह बिहेव करेगा, एसिडिक बफर, ओके। अब देखो वीक या फिर ये बेसिक बफर का एग्जांपल आप दे सकते हो क्या, उसमें क्या क्या होना चाहिए, बेस और एक मिनट की, हाँ, वीक बेस ठीक है। तो यहाँ से सॉल्ट कौन सा तैयार हो जाएगा, NH4Cl, बात समझे ना। इन दोनों का सॉल्यूशन ले लो, इन दोनों का सॉल्यूशन ले लो, यहाँ से ये हमारा एसिडिक बफर तैयार है, बेसिक बफर तैयार है, ऑलराइट, ओके। अब थोड़ा हम लोग इसका काम देखते हैं, काम क्या क्या है ना, ठीक है। पीएच मतलब किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो क्योंकि स्टार्टिंग में आपका क्या है, वीक एसिड है और सॉल्ट है, ठीक है। तो पहला अगर हम लोग एसिडिक बफर का एग्जाम्पल देख रहे हैं तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या लिया हुआ होगा, CH3COOH प्लस CH3COONA, यही तो होगा। तो इसका मतलब आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ एसिड पता होगा क्वेश्चन में, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट भी पता होगा, है ना, ऑलराइट। अच्छा अब एक चीज देखना, अब अगर आपको पीएच निकालना है तो पीएच निकालने के लिए CH3CO माइनस, तो ये तो पूरा टूट जा रहा होगा, कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस प्लस Na प्लस सॉल्ट है ना, ठीक है। लेकिन ये वीक पार्ट है, तो यहाँ पर आएगा ये रिवर्सिबल रिएक्शन वाला पार्ट, है ना, ओके। समझ रहे हो ना, अब यहीं से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऑलराइट, ओके। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना, यहाँ यूज होता है लीच-एटलियर प्रिंसिपल, ठीक है। कैसे वो देखना, हमारे पास यही चीज है, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में आपने ये दोनों ले लिया है, आफ्टर सम टाइम आपका ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, ठीक है, ऑलराइट। अब अकॉर्डिंग टू गिवन सिनेरियो CH3CO माइनस तो मेनली इसी सॉल्ट से आ रहा होगा, है ना,
ये ऑलरेडी वीक है और आपने और ऐड कर दिया है सॉल्ट, तो ये तो और सप्रेस्ड होगा, बैकवर्ड में जाएगा रिएक्शन। बात समझ रहे हो ना? ठीक है, ऑलराइट। क्योंकि दोनों का जो एनालिटिक पार्ट है वो ऐड हो रहा है। हाँ, बट आफ्टर सम टाइम ये अपना इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा, ऑलराइट। ओके, अब देखो ये पार्ट, इसका मतलब मेनली इसका कंसंट्रेशन सॉल्ट का ही जो कंसंट्रेशन है उसी के आसपास होगा, क्योंकि ये तो लगभग ये सप्रेस करके रख दे रहा है, ऑलराइट। इसका जो कंसंट्रेशन है वो वही कंसंट्रेशन होगा जो आपका एसिड का कंसंट्रेशन गिवन होगा, क्योंकि ये जब सप्रेस हो गया तो इसी के फॉर्म में तो है ये, बात समझ गए हो ना? ठीक है, लेकिन अब ये क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो इसका जो भी एसिड है उसका Ka होगा। अब pH निकालना है तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ चाहिए, बात समझ रहे हो ना? तो इसको देखो रिलेट सीधा सीधा कैसे करते हैं, Ka इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO- अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH, बात समझे? अब इसमें देखो गिवन वैल्यू क्या क्या होता है, Ka गिवन होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड गिवन होता है। तो क्या क्या गिवन है, ये गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो क्या हम H+ ना निकाल लें यहां से? आ गया पॉइंट, समझ गए क्या? लिख लिया यहां तक, जल्दी से नोट करो। वो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, वो लिखना पड़ेगा। ये आई थिंक यहाँ पर ध्यान रहेगा ना, नहीं? जैसे ये पॉइंट आपके दिमाग में आएगा ना, हाँ, अगर आप चाहो तो साइड में लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो भी सॉल्ट से आ रहा होगा वो बहुत ज्यादा अमाउंट आ रहा होगा, दैट इज वाई ये जो भी कंसंट्रेशन हम ले लेते हैं वो डायरेक्टली सॉल्ट वाला ही लेते हैं, हम उसमें ऐड नहीं करते कुछ, ओके, ठीक है, ऑलराइट। अब देखो यही जब आप आगे लिखोगे तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इस तरफ कर लिया तो Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH यहाँ आ गया, है ना, और कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO- डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है, ऑलराइट। ये लेकिन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ है। जनरली क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, pH। अगर CH3 से डबल का माइनस लेना तो मतलब जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है उधर से लेना होगा या जो टूट रहा है उधर से लेना? अच्छा, जो टूट रहा होगा वो तो अकॉर्डिंग टू डिसोसिएशन आप लोगे, लेकिन क्योंकि मेनली सॉल्ट का जो भी अमाउंट है तो ये तो भाई सॉल्ट के अमाउंट के रेस्पेक्ट में इसका डिसोसिएशन तो भाई सॉल्ट की वजह से ये और सप्रेस हो जा रहा है, ये पहले से वीक एसिड था, ये तो ऐसे भी ज्यादा नहीं आ रहा होगा, तो मेनली ये कहाँ से आता है, सॉल्ट से, है ना। अब देखो ऐसा हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, कब, वीक एसिड में ना अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दें HCl तो वहां पे H+ मेनली फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे थे, है ना, क्योंकि पार्ट था लेकिन वो नेग्लेक्ट हो जा रहा था, सेम चीज यहाँ पर है, ठीक है। ये भी टूट रहा होगा लेकिन मेनली एसिड वाला ही हमारा अमाउंट होगा, बाकी ये वाला रिएक्शन जो बहुत ही कम होगा, ठीक है, बस, ठीक है। लेकिन ये एसिडिक बफर कहला रहा है, ये हमें यहाँ से समझ में आता है क्योंकि H+ दिख रहा है, बात समझे? तो ये सारा पार्ट यहाँ से क्लियर हो रहा है। तो फिर कैटायनिक बफर भी बनेगा। कैटायनिक बफर कैसे, हाइड्रोलिसिस में हम लोग वो यूज कर रहे थे ना, H+ दे रहा है तो फिर नहीं, देखो कैटायनिक का जो हम लोग यूज करते हैं ना, ये हाइड्रोलिसिस में यूज होता है और वो थोड़ा मतलब रिलेट होता है, कैसे कैसे कैटायन है, H3O+ के रेस्पेक्ट में वो स्ट्रांग है या वीक है, उसके हिसाब से हम डिफाइन करते हैं भाई कौन कौन सा कैटायन है जो कि हाइड्रोलाइज करेगा, बात समझे? तो वो अब वहाँ क्योंकि कई बार वैसा टर्म यूज कर देते हैं, दैट इज वाई हाइड्रोलिसिस में पार्टिकुलरली वो बात बताया हुआ था, ठीक है, क्योंकि कैटायन की वजह से वहां पर कुछ चीज हो रहा था, है ना। अब या नहीं तो आप याद रखो या नहीं तो रिलेट करो, तो स्टार्टिंग में रिलेट करना आसान होता है, फिर जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जब आप इनऑर्गेनिक के कुछ कुछ चीजें आएंगे ना तो फिर उसमें थोड़ा थोड़ा चीज हमारा कवर होता जाता है, ऐड होता जाता है, ठीक है। यहाँ अगर आप रिलेट करना सीख लेते हो ना तो फिर जो भी इनऑर्गेनिक वाले जो कंसेप्ट है ना वो भी कहीं ना कहीं आपका रिलेट होके ध्यान रहता है, कुछ कुछ रिएक्शन जो वो ध्यान ही रखना होता है, यहाँ पर ऐसा ही होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो लेकिन बहुत ज्यादा हम लोग एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है, ऑलराइट। तो अब चलो इधर आते हैं, तो यहाँ हम लोग क्या ऐसा लिख लें, Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, है ना। अच्छा एक और चीज, कई बार यहाँ पे ना डायरेक्टली सॉल्ट ना लिख के कॉन्जुगेट, हाँ,
एसिड है तो इसका क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा ना, ये एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आपका कई बार ऐसे लिखा रहता है Ka इंटू एसिड अपॉन Cb कॉन्जुगेट बेस, Cb लिख देते हैं यहाँ, ठीक है। व्हाट इज Cb, इट इज कॉन्जुगेट बेस, ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, pH निकालना है तो इस एक्सप्रेशन को लेके मैं आगे चलूंगी, लेकिन कहीं भी कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस रहेगा तो हम लोग सॉल्ट के जगह पर वो चीज़ यूज़ कर लेंगे, ठीक है, ऑलराइट, ठीक। तो यहीं अगर हम लोग निगेटिव लॉग ले ले बोथ साइड तो pH आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग डायरेक्टली pH लिख लें, मतलब निगेटिव लॉग ले लिया है अभी, राइट, तो ये क्या है, निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस। तो अब आप यहाँ निगेटिव लॉग ले लोगे ये पूरे टर्म का, विच वॉज Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, है ना। तो इसको निगेटिव लॉग Ka को बाहर ले लिया तो Pka लिख सकते हैं, Pka प्लस ये निगेटिव इधर भी जाएगा, है ना, तो माइनस लॉग, अब इधर ऐसा कुछ नहीं है, Pk टाइप का नहीं लिख सकते कुछ, हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ये क्वेश्चन में गिवन होता है तो इसका कुछ वैल्यू होगा, सो वी कैन कैलकुलेट इट, है ना। अब कई बार जो फॉर्मूला देखते हैं ना, यहाँ पे निगेटिव ना होके प्लस का साइन रहता है, ठीक है। तो अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, प्लस का साइन जैसे ही आप दोगे ना तो ये उल्टा हो जाएगा क्या, हाँ, न्यूमरेटर, बिल्कुल। तो लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड, है ना। तो एसिड एक बफर है तो pH का फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन Pka प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, बात समझे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप बेसिक बफर की बात करोगे तो वहां क्योंकि हम लोगों ने, हाँ, सॉल्ट बाय बेस हो जाएगा और OH माइनस यहाँ रहेगा, Kb होगा, Pka की जगह Kb हो जाएगा, POH हम लोग निकाल पाएंगे, फिर 14 माइनस POH करके pH निकालना पड़ेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग जो कि यहाँ रिलेट करना होगा, ठीक है। अब यहाँ इक्वेशन वाला कुछ भी नहीं होता, सीधे यही चीज रिलेट होके बस आ जाता है, ऑलराइट, ठीक है। रेशियो वाला पार्ट पे अभी हम लोग आते हैं। अभी देखो दो पार्ट हमारा मिसिंग है, एक पार्ट क्या, ये वर्क कैसे कर रहा है अभी हमें ये नहीं पता है, इसमें अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया तो अब ये किस तरह बिहेव करेगा, ये पार्ट तो अभी हमें देखना है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं वर्किंग प्रिंसिपल कह लो, या फिर ये जो एसिडिक बफर है ये काम कैसे कर रहा है, ये काम कैसे कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लेट अस सपोज हमारा जो अभी का इक्वेशन था, तो इक्वेशन तो यही था, है ना, ठीक है, जिसमें ये सॉल्ट से ही आ रहा है, ये एसिड से ही आ रहा है, इतना ही है, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अगर हम लोगों ने क्या किया, H प्लस इंक्रीज कर दिया, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, H प्लस इंक्रीज कर दिया, तो जब आप H प्लस इंक्रीज कर दोगे तो ये देखो ये रिएक्शन और पीछे की तरफ जाने लगेगा, है ना, बात समझ आई, ठीक है। तो पीछे की तरफ जाने लगेगा, इसका मतलब ये जो H प्लस पहले आ रहा था उसको और सप्रेस कर देगा। तो आप जो इंक्रीमेंट चाह रहे थे H प्लस का कि भाई पहले भी H प्लस है अभी और हम इतना ऐड कर दे रहे तो pH इतना कम हो जाना चाहिए, वो नहीं होगा अभी, क्यों, क्योंकि ये खुद से इस इक्विलिब्रियम को पीछे की तरफ शिफ्ट कर रहा है, फिर से अपना एक इक्विलिब्रियम लाएगा, चेंज होगा, हाँ, मतलब जितना एक्सपेक्ट आप कर रहे थे, जैसे यहाँ पर तो pH का वैल्यू कम हो जाना चाहिए था ना, आपने स्ट्रॉन्ग एसिड डाला है तो वो थोड़ा बढ़ जाएगा, मतलब अगर 1 एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मतलब 1 पर कुछ आ जाएगा, हाँ हाँ, बात समझे, ठीक है, ऑलराइट। अब यहीं पर आप क्या दे दो, बेस डाल दो, ठीक है, तो बेस डाल दो, स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, इसका मतलब H प्लस का एडिशन आप कर रहे हो। अब स्ट्रॉन्ग बेस अगर आप डाल रहे हो दैट मीन्स आप एडिशन क्या कर रहे हो, OH माइनस का, तो OH माइनस क्या करेगा, जैसे भी उसको एसिड दिखेगा वो उसके साथ रिएक्ट करने लगेगा, ठीक है। तो आपने जैसे ही एसिड ये सॉरी बेस डाला तो ये बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके इस रिएक्शन को आगे की तरफ, तो आपने तो OH माइनस बढ़ा दिया, लेकिन देखो इस रिएक्शन की वजह से अब H प्लस भी बढ़ने लगेगा रिएक्शन के अंदर, तो ये आपस में न्यूट्रलाइज करने लगेंगे ना, न्यूट्रल प्रॉपर न्यूट्रल नहीं हो पाएगा, ये स्ट्रांग है, लेकिन हाँ रेजिस्ट कर लेगा ये तो पता है, रेजिस्ट कर लेगा ये तो पता है, बात समझ गए, ठीक है, ऑलराइट। अब यहीं पर मेन क्या आता है, तो फिर बफर में
नहीं 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 नहीं, ओके ये पार्ट आप एक बार में अगर आप ये कर रहे हो ना, स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर आप ऐड कर रहे हो तो ये एक सिचुएशन हुआ, केस 1। आप स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड कर रहे हो तो ये तो केस 2 हो जाएगा। मान लो एक ही टाइम पे दोनों ऐड कर रहे हो तो फिर वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट कर जाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा होंगे। बात समझ रहे हो? तो या नहीं तो ये डाल के देखते हैं या नहीं तो ये डाल के देखते हैं, बस हमें ये देखना है ओके ये डाला तो ये रिएक्शन पीछे जा रहा है। नहीं तो वो रिएक्शन आप केवल इस दोनों का देख रहे हो, वो तो पानी का भी पीएच, वो तो पानी का भी पीएच 7 होता है, पानी का भी 7 होता है, राइट। अच्छा बफर का जो पीएच होता है ना, ये क्योंकि वीक एसिड है ना तो ये 1-2 के आसपास कभी नहीं होगा, ये जनरली 5 से लेके 12 ऐसे करके होता है ना। 12 भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, 11-11.5 तक, मतलब इसी रेंज में मोस्टली होता है क्योंकि वीक एसिड या वीक बेस यहाँ एडेड है, यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। बात समझे? ठीक है, तो वो वीक वाले ही रीजन में मोस्टली ये काम कर रहे होते हैं। ऑलराइट, ठीक है, ओके। तो ये था वर्किंग। ऑलराइट, अब देखो क्या है, तो हमारे पास अभी क्या है, पीएच का जो फॉर्मूला है, एसिडिक बफर हमने अभी देखा, पीएच का फॉर्मूला क्या है, pKa प्लस लॉग ऑफ क्या है ये, सॉल्ट अपॉन एसिड, यही है ना, सॉल्ट अपॉन एसिड। अब मान लो आपने एसिड का अमाउंट बहुत ही कम कर दिया है, मेनली सॉल्ट ही है, तो लेट अस सपोज CH3COO माइनस Na+, अगर यही सॉल्ट है मेनली, तो वो तो अपना हाइड्रोलाइज करने लगेगा ना, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। बात समझ रहे हो? अब हमने दूसरा केस ले लिया, एक्सट्रीम केस, जब केवल एसिड ही है, बेस तो हमने बहुत कम डाला, तो CH3COH का लेट अस सपोज हमने अमाउंट बहुत ही हाई कर दिया, अब वो तो वीक एसिड वाला नेचर मेनली शो करने लगेगा। बात समझे? तो इसका मतलब इस दोनों का कुछ एक ऐसा रेशियो होना चाहिए ना जहां पर कि ये काम कर पाए बफर की तरह। समझ गई, इसी रेशियो लेता है। ठीक है, तो वो रेशियो कहते हैं कि भाई ये वैल्यू आपका 0.1 से लेके 10 तक अगर रहता है तो ये बफर की तरह काम कर सकता है। अगर आपने किसी भी एक को बहुत ही एक्सट्रीम कर दिया, बहुत ही बढ़ा दिया, ज़्यादा कर दिया, तो उसके हिसाब से ओवरऑल चले। बस यही है यहाँ पे, ठीक है, ऑलराइट, और कुछ है ही नहीं। आई थिंक यही पार्ट था जो आप पूछ रहे थे, पहले भी आपने 1-2 बार ये पार्ट पूछा था, राइट, ठीक है। अच्छा, इस तरह का एक चीज़ इंडिकेटर में भी आता है, लेकिन ये सिंपल रिलेशन है, समझ रहे हो ना कैसे रिलेट किया हुआ है, ठीक है। क्या हर एक सिचुएशन में करेगा? नहीं कर सकता ना भाई, हर एक सिचुएशन में कैसे करेगा? आपका कुछ रेंज होना चाहिए ना, दोनों जब कंपेरेबल अमाउंट होगा तभी होगा। अब सोचो जब दोनों का एग्जैक्ट इक्वल हम लोग कर देंगे तब तो ये बेस्ट हो जाएगा ना, पीएच पीके के बराबर, मतलब तभी तो बफर शो करेगा। अरे अब तो ये चेंज ही नहीं होने देगा, पीएच फिक्स हो जाएगा ना। बात समझ रहे हो? हाँ हाँ, दैट इज वाई इसका एक्सट्रीम तो pK+1 या pK-1 तक कहते हैं, ठीक है, पीएच लेवल जो कहते हैं, क्यों? क्योंकि 0.1 से लेके 10 तक है हमारा ये रेशियो का रेंज, तो इसका रेंज बढ़ के कहाँ हो सकता है, pK+1, घट के कहाँ हो सकता है, pK-1, ठीक है। तो ये वैल्यू कहाँ से रिलेटेड है, 0.1 एंड 10 से। ऑलराइट, ठीक है, तो अभी तक मुझे लगता है सारा पॉइंट क्लियर है यहाँ पर, ठीक है, ओके। अब देखो एक और पार्ट है, ठीक है, हाँ एक और यहाँ से देखो, हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, अभी तो हम लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, लेकिन क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें आएंगी, एक साथ भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बफर कैपेसिटी बोल के एक चीज़ आता है, तो वहाँ पे भी आप लिख सकते, हाँ हाँ एक टर्म रहता है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ है तो वहाँ पर भी चीज़ें आएंगी, प्लस ऐसा ही चीज़ इंडिकेटर में है जो कि उतना ही बताना ही है, वही चीज़ यहाँ यूज़ होता है, ठीक है, तो फिर वहाँ से आ जाएगा, लेकिन अभी यहाँ आप रिलेट कर रहे हो ना तो वहाँ पर बस इसी चीज़ को यूज़ करना है हमें, ठीक है, ऑलराइट। तो अभी हम लोग एक और चीज़ रिलेट कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो कई बार ना इसको बताया जाता है बफर को, तो ऐसे भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, देखो इसको बनाने के कितने कितने तरीके हैं, ठीक है। तो ओवरऑल बफर पहचानने का तरीका क्या होगा, एसिडिक बफर पहचानने का तरीका, वीक एसिड और CH3COO- है ना, CH3COOH अगर आपने वीक एसिड लिया है तो CH3COO- Na आपका होना चाहिए सॉल्ट, ठीक है, अगर NaOH से आपने बनाया है, ठीक है, सेम वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, दैट्स द मेन थिंग। तो ये दोनों चीज़ प्रेजेंट रहना चाहिए। मान लो कोई एक ही है तो अब वो बफर नहीं होगा, बात समझे। तब इसको बनाने का क्या क्या तरीका है, एसिडिक बफर आप कैसे कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहला तरीका जो अभी हम लोगों ने देखा, भाई क्या कर लो आप, सीधे सीधे ये वीक एसिड ले लो, इसका कुछ अमाउंट ले लो, ठीक है, और क्या कर लो,
सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ये आपको कोई सा भी स्ट्रॉन्ग बेस, कोई सा भी वीक एसिड हो सकता है, लेकिन ये वीक एसिड वही होगा जो ये वीक एसिड है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अलग कर लिया तो अब वो बफर नहीं बना पाएगा, ठीक है, ये इसको ध्यान रखना। तो इस दोनों का ही अमाउंट अगर हम लोग 0.1 से 10 वाला जो भी हम लोग उसके आसपास है, तो इसका मतलब ये काम करेगा, ठीक है। अब इसी को बनाने का ये तरीका 1 डायरेक्टली, ठीक। दूसरा तरीका देखो, अगर हम लोगों ने CH3COOH ले लिया, ठीक है, और इसका ले लिया लेट अस सपोज 2 मोल, ठीक है, और साथ में क्या ले लिया, NaOH ले लिया, ठीक है। लेट अस सपोज इसका कुछ ले लेते हैं 1 मोल, ले सकते हैं ना, ठीक है। सॉल्यूशन होगा तो उसका कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है, तो वहां से कंसंट्रेशन हम लोग निकाल लेंगे, ठीक। अच्छा, अब देखो ये एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, बैठा तो रहेगा नहीं, तो क्या करेगा, ये आपस में रिएक्ट करेगा, बात समझ रहे हो ना। तो ये जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, हाँ CH3CO माइनस Na और प्लस H2O, बात समझे ना। तो ये 2 मोल था, ये NaOH का 1 मोल है, तो इसका 2 मोल में 1 मोल चला गया होगा तो 1 मोल बचा होगा, NaOH तो पूरा खत्म, कंप्लीटली रिएक्ट कर गया होगा और ये बना दिया होगा कितना, 1 मोल। बात समझे ना। तो स्टार्टिंग में ये दोनों का अमाउंट गिवन है, लेकिन अभी हमारे पास इधर का जो मोल रह जाएगा उधर का वो भी उधर से भी रह जाएगा। लेट अस सपोज अभी थोड़ा आपका ये क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा चेंज करके हम लोग क्या कर लेते हैं, पॉइंट रह गया 1.5 कर लेते हैं, ठीक है। तो 1.5 पूरा कंज्यूम हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 0.5, है ना, और 1.5 कंज्यूम हुआ है तो यहाँ 1. हाँ वेट, देखो इसको 2 स्टेप को हम लोग अलग अलग स्टेप में लिख लेते हैं, ठीक है, मिलाते नहीं है। यहाँ क्या 3 होना है ना, यहाँ तक सही है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चीज़ थोड़ा ध्यान से देख लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये हमने कितना लिया है 2 मोल, ये कितना लिया 1.5 मोल, क्या हो रहा है आपस में रिएक्ट कर रहा है, तो स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब ये रिएक्ट कर जाएगा एट टाइम इक्वल्स टू T, तो ये 2 माइनस 1.5 हो जाएगा, क्योंकि 1.5 तो रिएक्ट कर गया है ना, फुल कंज्यूम हो गया है, तो ये 0.5, ठीक है। और ये कितना बन गया होगा, तो भाई जितना ये कंज्यूम हो गया उतना ही बना है, लिमिटिंग रिएजेंट जो पहले खत्म हो जाता है उसके हिसाब से तो देखेंगे, है ना। तो 1.5 मोल ये बन गया है, ये 0.5 मोल। अब अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम कंसंट्रेशन निकाल लो। तो हमने स्टार्टिंग में लिया था वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन मोल का वैल्यू भी चेंज हो गया और हमारा बफर का कंस्टिट्यूएंट आ गया, तो बफर की तरह ये काम कर जाएगा, बात समझे। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर आपने वीक एसिड लिया है और स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, तो वीक एसिड का कंसंट्रेशन आपका स्ट्रॉन्ग बेस से ज़्यादा होना चाहिए, बात समझे। अगर ये बच गया तो सॉल्यूशन को तो ये बेसिक कर देगा ना अपने हिसाब से, तो पीएच अब हाँ बिल्कुल, बात समझे, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग है ना, ये तो रिएक्ट कर जाएगा, तो अगर ये खत्म हो गया तो फिर बफर कैसे बनेगा, बफर नहीं बन सकता ना फिर वो, बात समझे, ऑलराइट। तो ये कंडीशन कई बार लिखवा जाता है कि भाई ये दोनों रेशियो 0.1 से 10 के बीच में हो, या नहीं तो अगर आपने ये मिलाया है तो ये ऐसा हो, ठीक है। तो हम लोग चेक कर सकते हैं ना। ओवरऑल हमें क्या चाहिए कि जो भी रिएक्शन हो वहाँ वीक एसिड सेम वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या मिल रहा है, दोनों अगर है अमाउंट में, रेशियो देख लो 0.1 से 10 तक अगर है, तो बिल्कुल ये हमारा बफर काम करेगा, बात समझे, ठीक है, ऑलराइट। अब देखो एक और तरीका, अब ओवरऑल या मतलब तीसरा तरीका बताऊं या क्वेश्चन में कर लेंगे। ओवरऑल हमें यहाँ चेक क्या करना है ना, वीक एसिड, हाँ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो ये देखो तीसरा तरीका और कैसे आ सकता है, जैसे आपने CH3COONA ले लिया है, ठीक है, ऑलराइट, इसमें आपने ऐड कर दिया स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, ठीक है। ये तो NaCl बना लेगा प्लस NaOH बना लेगा, ठीक है, सॉरी NaCl अलग हो गया, प्लस क्या होगा CH3COOH। अच्छा अब देखो ये ऐसे सीधे कभी भी नहीं मान के हम लोग क्या करेंगे, पहले रिएक्शन लिख लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ऑलराइट। पहले क्या करेंगे हम लोग, रिएक्शन लिख लेंगे। तो रिएक्शन क्या होगा, ये बन रहा होगा प्लस NaCl, तो NaCl हाँ ठीक है। तो हमें क्या चाहिए ओवरऑल, हमें चाहिए कि भाई ये रहना चाहिए, ये रहना चाहिए इक्वेशन में, है ना। दैट मीन्स ये जो भी है ये खत्म हो जाना चाहिए कम्प्लीटली,
है ना, ठीक है। तो ये पार्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए इससे। मैम इससे तो ज़्यादा है, तो फिर स्ट्रॉन्ग एसिड का, हाँ बोलो बोलो। मैम इससे तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो फिर उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं हो जाएगा? अरे अरे देखो, ये अगर कंप्लीटली खत्म हो जाना चाहिए, दैट मीन्स इट शुड बी लोअर, ऑन लोअर साइड ना, कम होना चाहिए ना। अगर हम मोल के बारे में बात करें, जैसे ये अगर हमारा 2 मोल है तो ये समवेयर 1.5 मोल 1 मोल ऐसे लेना पड़ेगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये खत्म हो जाए, सारा कंज्यूम हो जाए, अच्छा अच्छा, हाँ कंज्यूम हो जाए, राइट, खत्म हो गया, हाँ कंप्लीट हो, खत्म हो गया ये, राइट, ठीक है। तो इट हैज़ टू बी लोअर, तो ज़्यादा, अच्छा मैंने ये उल्टा बोल दिया था क्या, इसका अमाउंट मैंने ज़्यादा रहेगा CH3, हाँ ज़्यादा ही बोला था ना, सही है सही है, CH3COO माइनस Na प्लस, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए किससे, HCl से, ठीक है, ऑलराइट। और रेशियो देख लेना 0.1 से 10, तो बफर की तरह काम कर जाएगा, ऑलराइट, ठीक है। तो यही है, अब इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन पहचानने का यही तरीका है, ओके, ऑलराइट। अब थोड़ा सा और आगे चल के बेसिक बफर को अगर देखें, तो बफर का सारा पार्ट जो भी अभी हम लोगों ने एसिडिक बफर में देखा, बिल्कुल सेम वे में ईच एंड एवरी स्टेप जाएगा बेसिक बफर के लिए भी, बस फर्क क्या होगा, पीएच ना आके डायरेक्टली पीओएच आएगा, ठीक है। तो अगर बेसिक बफर का कहीं पीएच पूछा है तो आप ध्यान रखना 14 में से माइनस करना जरूरी है, ऑलराइट, ठीक है। अब एग्जाम्पल हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस, हाँ वेरी नाइस, स्ट्रॉन्ग एसिड। एक को एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको खुद से करोगे क्या, ट्राई करोगे, हाँ एग्जाम्पल में दे देती हूँ, NH4OH और यहाँ से NH4Cl, ठीक है, ऑलराइट। तो अब हम लोग स्टार्ट कहाँ से कर रहे थे, ये जो KB वाला एक्सप्रेशन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना। एसिडिक बफर में हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, Ka, वहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है, KB बिल्कुल सेम, आप देख के भी कर सकते हो, जैसे जैसे एसिडिक बफर में किया वैसे वैसे सब एक एक स्टेप, ठीक है, करो। POH का फॉर्मूला निकालो और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का भी निकाल लेना, पहले तो वही आएगा, ठीक है। और फिर क्या करना है, pH लिख लेना है 14 माइनस POH, ठीक है, वो लिख लेना है। इसके बाद वर्किंग भी खुद से सोचना है कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड दिया तो ये किस साइड जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दिया तो किस साइड जाएगा, ऑलराइट, ठीक है, करो इतना काम अभी।
हो गया, ठीक है। टीचर तो दिखाई नहीं दे रहा है। अभी जस्ट स्टॉप हुआ है आई थिंक, आपको दिख रहा है? वीडियो ऑन है इधर। अच्छा हाँ, फिर से कर लेना, ऑफ करके ऑन कर लेना, हो जाए। हाँ अब आ रहा है, अभी सही दिख रहा था, उस समय शायद स्ट्रक हो गया होगा थोड़ा, ठीक है। तो देखो ये जो भी बेस का कंसंट्रेशन गिवन होगा वो एज क्या 13.9 से 4 तक होगा? क्या, किस चीज़ का? जो 0.1 से 10 तक हाँ। एसिडिक बफर में, इसका क्या 13.9 से 4 तक? ना ना ना, ये रेशियो तो इन दोनों का था ना बेटा, तो वो तो 0.1 से 10 तक ही रहेगा ना। जनरली वो रेंज ले लेते हैं कि जब वो अच्छे से बफर की तरह काम कर सकता है, ठीक है, बात समझे? क्योंकि उस रेंज के आप थोड़ा बाहर जाते हो ना, तो हो सकता है वो अपना फंक्शनिंग में आपका थोड़ा दिक्कत होने लगे, ठीक है। तो कब वो प्रॉपर बफर की तरह काम करेगा तो सेफ लिमिट है वो 0.1 से 10, ठीक है। प्रैक्टिकल यूजेबिलिटी है के लिए भी बेसिक के लिए। किसी के लिए भी, किसी के लिए भी, ठीक है, ऑलराइट। हाँ, उसके हिसाब से आपका जो रेंज होता है वो चेंज होगा। अब क्योंकि पीओएच में आप चेंज ला रहे हो, तो पीएच में फिर 14 में से माइनस करके आप लेके आओगे ना, तो दैट्स हाउ वो डिफरेंस आता है, ठीक है। लेकिन 13.9 से 4 तक वो चीज़, लेकिन माइनस देखो अभी हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, जैसे हम लोग जनरल मसाला बनाते हैं ना, तो उसमें पानी वानी नहीं डालते, सब्जी टमाटर डाल दिया नहीं करते, राइट। तभी हम लोग नॉर्मल चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब इसमें वैल्यूज़ आएंगे, जब हम लोग प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, उस समय पास वैल्यूज़ ऑलरेडी होगा, तो अगर पीएच पूछेगा तो 14 में से माइनस कर देंगे, वॉट एवर द चेंजेस, उसके हिसाब से हम लोग आंसर ले आएंगे, सिंपल इतना, ठीक है। थ्योरी वाला क्वेश्चन कहीं भी पूछा होगा तो क्वेश्चन क्लियर रहता है कि भाई आपका आंसर जो भी हो आप वहाँ से सिंपल, मतलब पॉइंट, क्वेश्चन को सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है वो उस पॉइंट को समझो और उस पॉइंट को रिलेट करके आंसर कर दो, दिस इज द मेन थिंग। लेकिन क्या होता है, क्योंकि एक चैप्टर में देखो अलग अलग बहुत सारे डिफरेंट पार्ट है ना, तो वो पहचानना इज द मेन थिंग कि भाई क्वेश्चन कहाँ से आया है। यहाँ पर अगर फॉर्मूला की बात करोगे तो भाई मल्टीपल फॉर्मूला है, बहुत सारे फॉर्मूला है, तो भाई फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग रट नहीं सकते। जैसे कई बार होता है ना कि भाई कुछ बुक ऐसे आजकल आते हैं, शॉर्ट नोट है पूरे पूरे चैप्टर का, बहुत बच्चों को बहुत पसंद आता है कि भाई शॉर्ट नोट है, लेकिन वो शॉर्ट नोट है बेटा, ये समझना वो आपका नोट नहीं है। तो बिना पढ़े शॉर्ट नोट पढ़ोगे तो आपको फॉर्मूला पता रहेगा, लेकिन वो फॉर्मूला कहाँ यूज करना है कहाँ नहीं ये तो पता ही नहीं। अब आप क्या करोगे, फॉर्मूला के हिसाब से सोचोगे भाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड सीधे मुझे दे दिया जाए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सीधे दे दिया जाए, दे दिया अच्छी बात है, नहीं दिया अब तो वो सोचते रहेगा, फिर तो परेशान हो जाएगा ना कैसे क्या करना है, बात समझे। तो वो इस तरह शॉर्ट नोट काम आता है, लेकिन इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि भाई वो आप अपना प्रिपेयर कर लो, ठीक है। या नहीं तो जो नोटबुक है उसमें कुछ भी आप कलर्ड पेन मार्कर उन सब का यूज कर लो, है ना, रिवीजन करना आसान होता है, ठीक है, ऑलराइट। तो ये देखो बेस का कंसंट्रेशन है, ये सॉल्ट का कंसंट्रेशन है, ये आ गया OH माइनस, ये आ गया KB, ठीक है। तो KB आ जाएगा सॉल्ट इंटू OH माइनस अपॉन बेस, है ना, राइट। इसी सॉल्ट को कॉन्जुगेट एसिड भी लिखा जा सकता है कि नहीं, दोनों टर्म लिख सकते हैं, ठीक है, ऑलराइट। अब यहीं से अगर OH माइनस आप निकालोगे तो देखो सिंपल ये KB, हाँ, बेस अपॉन सॉल्ट, है ना, OH माइनस इधर है, POH निकालोगे तो KB ये माइनस में आता है, फिर प्लस कर दोगे तो सॉल्ट ऊपर बेस नीचे, ठीक है। तो POH PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, बिल्कुल सेम तरीका जैसे एसिड में एक एक करके हम लोगों ने निकाला था, बिल्कुल सेम तरीका, ध्यान रखना। लेकिन ये POH आएगा यहाँ पर, डायरेक्टली pH नहीं। तो pH अगर हमें कभी भी निकालना है तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि जो भी वैल्यू ऑफ POH आया है उसको 14 में से माइनस करके निकाल लो, ऑलराइट। तो यहाँ पर 2 स्टेप में आप आंसर कर लो, ठीक है। अच्छा, वर्किंग यहाँ पर सोच लिया है ना आपने, अगर स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दिया तो ये पीछे जाएगा बैकवर्ड, अगर OH ऐड करेंगे तो बैकवर्ड जाएगा, अगर H प्लस NH4 के साथ ऐड करें तो फॉरवर्ड जाएगा, हो गया फॉरवर्ड जाएगा। इसका मतलब आपने H प्लस ऐड किया लेकिन सॉल्यूशन में OH माइनस भी बढ़ रहा है, तो मिटिगेट तो कर देगा, है ना, ठीक है। तो ये हो गया वर्किंग। अब इसको बनाने का तरीका बिल्कुल उसी तरह से, पहला तरीका तो यही है, वीक बेस डाल दो और सॉल्ट, हाँ सॉल्ट ले लो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपने केवल वीक बेस लिया है तो इसके साथ, या लेट अस सपोज आपने दूसरा तरीका बिल्कुल यहीं से, देखो हम लोग देख लेते हैं, वीक एसिड था प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, अभी यहाँ चेंज क्या हो जाना है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, बात समझे, ठीक है। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस था, वहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड से कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है,
ऑलराइट। दूसरा तरीका जो सॉल्ट था, सॉल्ट के साथ में यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड था, वहाँ स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, ठीक। प्रिपरेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, वही 3 तरीका होगा इधर भी। ये ध्यान रखना ये सेम वीक बेस होना चाहिए, वीक बेस ले लो और इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा ले लो और ऐड कर दो इसमें क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड, यही ना, देखो ठीक है, हाँ ठीक है। और नेक्स्ट सॉल्ट ले लो, सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, कंसंट्रेशन इन दोनों का ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। मेनली यही है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कहीं भी मिला है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाना चाहिए। अगर वो कहीं बच गया तो इसका मतलब उसके हिसाब से आपको पीएच निकालना पड़ेगा, सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा या सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, है ना, क्योंकि बफर नहीं रह जाएगा। वो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब एसिडिक हो गया है, या अगर स्ट्रॉन्ग बेस ज़्यादा कर दिया तो वो बेसिक, हाँ, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर पार्ट है ना, तो इसके हिसाब से मेन वहाँ पर आपका जो भी इन्फ्लुएंस है वो आ जाएगा सॉल्यूशन का, ऑलराइट। हाँ, वॉल्यूम जनरली इतना मोल ऑफ ये लिया, इतना ml लिया, इस तरह से गिवन होगा, यानी तो कंसंट्रेशन गिवन हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये ध्यान रखना अगर 2 वॉल्यूम कहीं भी ऐड कर रहे हैं तो आप मोलैरिटी हमेशा अपने हिसाब से निकालना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। कई बार बच्चे याद कर लेते हैं, भाई डबल किया है, दोनों सेम वॉल्यूम ऐड किया है तो कंसंट्रेशन हाफ कर लेंगे, है ना। व्हाट इफ वहाँ सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो भाई जो भी है टोटल V1 + V2 कर लो ना, सीधा मोल अपॉन वॉल्यूम कर लेना, ये ध्यान रखना है, ऑलराइट, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग बफर कैपेसिटी से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ से रिलेटेड एक टॉपिक होता है इंडिकेटर, ठीक है। तो वो पार्ट हम लोग एक, हाँ 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 ठीक है, कर लेना वहाँ तक। और इंडिकेटर का मतलब सिंपल ही है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, सिंपल है, ठीक है। तो उसको इंडिकेटर ना एक्चुअली क्या है कि उसका एक एनालिसिस इंपॉर्टेंट है जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन लगता है, लेकिन एक बार वो अगर एनालिसिस आपने कर लिया है ना, आधा घंटा 45 मिनट लगता है उसमें, ठीक है। लेकिन वो अगर आपने उसी में ग्राफ आता है, ठीक है। और उस ग्राफ को अगर आप एक बार अच्छे से एनालाइज कर लो तो अभी तक जितना भी केसेस आपने देख रखा है ना, सब उसके अंदर आ जाता है।